जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 27 जुलाई और आज दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों दो इश्यूज डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ओरिएंटेड। तो एक आर्टिकल हिंदू में आया है, हुज जीडीपी इज इट एनीवे, जीडीपी की सिग्निफिकेंस क्या है, जीडीपी को एज ए यार्डस्टिक मेजर करना फॉर सोसाइटल वेलबींग, क्या वो सही है कि नहीं, इसको हम एनालाइज करेंगे। फिर एक आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है जहां पे बात करा गया है सपोर्टिंग इंडिया टेक ग्रोथ की। और दोस्तों एक आर्टिकल आईआर से संबंधित, ये भी हिंदू में आया है, जहां पे यूएस का जो रीओरिएंटेशन है वेस्ट एशिया में, अभी हाल ही में जो बाइडेन अभी रिसेंटली वेस्ट एशिया की विजिट पे गए थे, सऊदी विजिट करने गए थे, I2U2 का समिट भी हुआ था। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि अमेरिका की जो न्यू स्ट्रैटेजी है विच इज रीओरिएंटेड टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, उसकी हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे वुड बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच आई मेंशन द एंड ऑफ द वीडियो इन दिस टेलीग्राम ग्रुप विच इज एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। To get access to this group, please click on this link description box में and you will be redirected to the telegram channel. If not, अगर आपको रीडायरेक्शन टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलती इस लिंक को क्लिक करके, देन आप इस नंबर पे 6280133177 पे आप हमको अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करें, हम आपको ऐड करेंगे। बेस्ट आंसर और इवन मॉडल आंसर इस टेलीग्राम ग्रुप में रोज शाम को 6 बजे पिन करा जाएगा। तो बेस्ट आंसर कल का वंस अगेन शशांक का, वेरी वेल डन शशांक। नाउ शशांक का ये जो आंसर था, यहाँ पे हम न्यूक्लियर डेटरेंस की बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत इन्होंने बड़ी अच्छी करी है, सिप्री रिपोर्ट से इन्होंने शुरुआत करी है। इनफैक्ट द फ्रेजाइल स्टेट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल हिंदू एक्सप्लेन्स में 15 जून को आया था। तो आई रिमेंबर उस आर्टिकल की डिस्कशन हमने जब करी थी, तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे था 15 जून के एडिटोरियल का, वो भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से ओरिएंटेड था। तो शुरुआत में यहाँ पे सिप्री रिपोर्ट की यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। सिप्री यानी कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो और बड़ा अच्छा यहाँ पे उन्होंने ग्राफ बनाया है, कंपैरिजन शो करा है चाइना और इंडिया के बीच में कि आने वाले 8-9 सालों में जो चाइना के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा राइज देखने, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स राइज देखने को मिल सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स में चाइना में। और इंडिया में जो ग्रोथ है न्यूक्लियर आर्सेनल का वो काफ़ी कम है। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इस तरह के ग्राफ्स अगर हम बना सकें विद इन 6 to 7 मिनट्स, अगर हमारे पास टाइम, और इस तरह के ग्राफ्स हम डिपिक्ट कर सकते हैं अपने आंसर में, सो दिस इनहांसेस द क्वालिटी ऑफ आवर आंसर्स और ज़्यादा वैल्यू एडिशन इसमें रहती है, एंड दैट हेल्प्स अस टू गेट मोर मार्क्स। एट द एंड हमको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। एवरेज कंटेंट तो हर कोई लिखेगा, 2 या 3 नंबर एक्स्ट्रा हमको हर एक क्वेश्चन में मिलेंगे, तो हमारा वहाँ पे रैंक आएगा और वहीं तभी हमारी बात बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इंडियन न्यूक्लियर डेटरेंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो चाइना के जो कोर्सिव डिप्लोमेसी है, चाइना का जो मस्कुलर अप्रोच है इंडो पैसिफिक में, और बाकी जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे वो मेंशन करते हैं। ठीक है, चैलेंजेस इन्वॉल्व में बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है कि भाई इंडिया के सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, बहुत हाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। नो डाउट हम एक न्यूक्लियर आर्म नेबरहुड में रहते हैं, बट वी हैव टू सी आवर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। वे फॉरवर्ड में बड़ा अच्छा इन्होंने मेंशन करा है। इन्फ्रेस एग्रीमेंट की यहाँ पे बात करते हैं, जिसके बारे का एडिटोरियल में भी मेंशन था। इन्फ्रेस एग्रीमेंट यानी कि इंडिया, फ्रांस और यूएसए के बीच में लाइक काइंड ऑफ एग्रीमेंट, जैसे ऑकस एक अलायंस है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का, राइट। और अंत में ये आई थिंक फेवरेट लाइन बन चुकी है सबकी। कल आई थिंक आकाश के आंसर में भी मैंने देखा था, इंडियाज रोल एज विश्वगुरु। तो आई थिंक ये फेवरेट लाइन सबकी बन गई है एंड में विश्वगुरु लिखने वाली। बट बहरहाल बहुत अच्छा आपने यहाँ पे वे फॉरवर्ड मेंशन करा है। डू मेंशन द टाइम शशांक, आई होप आप 6 to 7 मिनट्स में लिख पा रहे हैं, बट डू मेंशन द टाइम इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितने टाइम में आंसर लिखा है। नाउ वील स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो किसकी जीडीपी है ना, हाई जीडीपी, बहुत प्रेशर है, बहुत सारी बातें हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं दैट इंडिया नीड्स टू कंसिस्टेंटली हैव 15% जीडीपी ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, कि हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकें, डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकें। बट उससे क्या फ़ायदा? आम इंसान जो सड़क पे जा रहा है, आम इंसान को क्या इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि जीडीपी 8% है, 4% ग्रोथ है, 8% ग्रोथ है, कि पैंडमिक के चलते कॉन्ट्रैक्शन 24% का हुआ। आम इंसान को क्या पता? चलो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमको ये टर्म्स के बारे में पता होता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। आम आदमी को क्या पता? आम आदमी ने ये देखना है कि भाई मेरी नौकरी सलामत है, मेरे बच्चों को नौकरी मिल रही है। अगर इतनी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो क्या मेरे पास नौकरी है? वेदर दैट जीडीपी ग्रोथ इज मैनिफेस्टिंग इन जॉब्स, एंड नॉट ओनली जॉब्स बट क्वालिटी जॉब्स, है ना, फॉर्मल जॉब्स, क्वालिटी जॉब्स। तो जीडीपी ग्रोथ मैटर करेगी टू द एवरेज इंडियन ओनली अगर जीडीपी ग्रोथ कैन जनरेट इनटू गुड क्वालिटी जॉब्स एंड डेफिनेटली इनकम्स फॉर देम, अदरवाइज इट इज ऑफ नो सेंस फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। अब यहां पे दोस्तों आरबीआई एक डेटा पब्लिश करता है, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर। आरबीआई ये डेटा 2011-12 से पब्लिश नहीं कर रहा, लेकिन ये डेटा उससे पहले पब्लिश होता था।
अब यहाँ पे देखिए जो कॉलमनिस्ट है, आई डोंट नो द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, इसमें क्या मैथ्स उन्होंने यहाँ पे यूज करा है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन बात जो समझने वाली है वो ये है कि जो डेकेड था 1900, अगर हम दशक की बात करें 1980 टू 1990 का, तो देखिए आपने वैसे सुना होगा है ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5%। तो ये जो एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर राज कृष्णा, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5%, दैट इससे ज़्यादा कभी हमने जीडीपी ग्रोथ नहीं देखा था। चलो 1991 में हमने अपने सेक्टर को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया, आज फ्री मार्केट इकॉनमी है, पब्लिक सेक्टर कंसंट्रेशन कम है, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली अब कम है, प्राइवेटाइजेशन का ज़माना पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं। बहरहाल जो डेकेड था बिटवीन 1980 टू 1990, तो बात यहाँ पे करी गई है कि एवरी 1 परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रिजल्ट्स इन 2 लाख न्यू जॉब्स, है ना। तो यानी कि अगर 1% अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा था ज़्यादा 1980 से 90 के बीच में, तो 2 लाख नई नौकरियां, ठीक है, इन द फॉर्मल सेक्टर जनरेट हो रही थी। नाउ वी डोंट नो द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में उसका मैथ्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ, सो लेट्स नॉट गेट इनटू द मैथ्स अबाउट इट। बट अगर अज्यूमिंगली यहाँ पे नॉमिनल ग्रोथ की बात हो रही है, तो रियल ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ में फर्क होता है। रियल ग्रोथ is adjusted for inflation, nominal growth is not adjusted for inflation। तो अज्यूमिंग ऑब्वियसली 80s में कभी हमने नहीं सुना होगा कि जीडीपी ग्रोथ 14% है, 20% है ना। जब यहाँ पे प्रोफेसर राज कृष्ण ने 3.5% हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा है, तो कहाँ से इतना। बट नॉमिनल ग्रोथ की बात हो रही है, अगर नॉमिनल ग्रोथ 14% थी एवरी ईयर इन 1980s, दैट जनरेटेड इनटू 28 लाख जॉब्स, यानी कि 1% का 2 लाख अगर नौकरियां बनता है तो 14% का 28 लाख जॉब्स, है ना। सो ठीक है, यानी कि क्लोज टू आप लगा लीजिए 3 मिलियन जॉब्स। सब्सिक्वेंट डेकेड की बात करें 1990 टू 2000 की, नाउ दिस वाज द डेकेड जब एलपीजी रिफॉर्म्स हमने देखे, सर्विस सेक्टर ग्रोथ देखा, है ना। हमने आईटी सेक्टर ग्रोथ होते यहाँ पे शुरू हमने देखा कि आईटी सेक्टर ग्रोथ बहुत हो रहा था इस पर्टिकुलर डेकेड में। तो अब यहाँ पे जो जॉब क्रिएशन है वो थोड़ा कम हो जाता है ना। नाउ एवरी 1% ऑफ जीडीपी ग्रोथ दैट यील्डेड 1 लाख न्यू फॉर्मल सेक्टर जॉब्स। बहुत बार ना ये टॉपिक, ये बहुत फेमस एक टॉपिक है, यूपीएससी पूछता भी है मेंस में, जॉबलेस ग्रोथ के बारे। तो ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं जो डेकेड था बिटवीन 2000 टू 2010। अब इस डेकेड में जैसे कि हम जानते हैं बहुत एक गोल्डन डेकेड माना जाता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, 8%, 8.5%, 9% जीडीपी ग्रोथ हमने देखा। बट दैट यील्डेड इन हाउ मच? दैट यील्डेड इन अराउंड अबाउट 50,000 न्यू जॉब्स। तो अब हम देख रहे हैं डेकेड बाय डेकेड जो है जीडीपी ग्रोथ हो रहा होगा, है ना। डेफिनेटली आज हमारी इकोनॉमी इज मच बेटर, मच अहेड देन व्हाट आवर इकोनॉमी वाज बैक इन द 80s और बैक इन द 70s। बट दैट इज नॉट रिजल्टिंग इन जॉब क्रिएशन, एंड जॉब क्रिएशन नहीं होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, इनकम क्रिएशन नहीं होगा। एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब क्रिएशन, वी टॉक अबाउट गुड क्वालिटी जॉब क्रिएशन in the formal sector. Now, what can we infer from all this? In a sense, 1% of GDP growth today is yielding less than 1/4 of the number of good quality jobs जो कि 1980s में थी। यानी कि इससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि आज इंडिया को अगर इतनी ही जॉब्स क्रिएट करनी है जितनी 1980s में थी, लेट्स से 3 मिलियन जॉब्स, तो हमको अपनी जीडीपी ग्रोथ को 4 टाइम्स ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम सेम नंबर ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स क्रिएट कर सके। लेकिन हाई जीडीपी ग्रोथ जो है दैट डज नॉट नेसेसरली मीन मोर जॉब्स एंड इनकम्स फॉर पीपल। जॉबलेस ग्रोथ का हम फिनोमेना देखते हैं। चलो आज के टाइम पे हम स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं बहुत सारे देशों में, चलो श्रीलंका को देख लो आप, है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो इस तरह का फिनोमेना बहुत सारी कंट्रीज में आज के टाइम पे देखने को मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये फिनोमेना है कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा है, यूरोपियन यूनियन देशों में भी ऐसा है, ठीक है। तो जीडीपी ग्रोथ का आम इंसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो जीडीपी ग्रोथ मे बी एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मेजर। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पे, आईएमएफ की रिपोर्ट्स में बहुत अच्छा लगता होगा पढ़ना कि बांग्लादेश इज द इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशियन रीजन, 8% ग्रोथ हो रहा है ना। चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये है वो है। लेकिन it is increasingly becoming irrelevant because it is not a yardstick to define कि भी सोशल वेलबींग कितना है लोगों का, फाइनेंशियल वेलबींग कितना है लोगों का, ठीक है। तो ये जो अब डाइवोर्सिंग ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड जॉब्स, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जो चेंज्ड आज के टाइम पे माहौल है ऑफ द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ठीक है, एम्फोसिस हमेशा से रहा है कि कैपिटल ड्रिवन एफिशिएंसी हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को ग्रोथ दिया जाए, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड जीडीपी। अब अगर हम बात करें जो साइमन क्यूजनेट्स हैं, जो नोबेल लॉरिएट है ना, तो इनके नाम पे क्यूजनेट्स कर्व भी आता है। इन्होंने कंसीव करा था जीडीपी को एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिंगल माइंडेडली इकोनॉमिक परस्यू के लिए जीडीपी ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ही नेवर सेड कि दैट इट इज द सोल यार्डस्टिक जिससे आप नेशन की ग्रोथ को या नेशन की सोसाइटल वेलबींग को आप मेजर कर सकते हैं।
तो ये जो ऑब्सेशन है जीडीपी के साथ, पॉलिसी मेकर्स का ऑब्सेशन है, ठीक है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF, वो भी ऑब्सेस्ड है जीडीपी के साथ। बट क्लियरली ये जो ऑब्सेशन है ओवर जीडीपी ग्रोथ, दिस कैन लीड टू वेरी अनहेल्दी एंड डेंजरस ट्रेंड्स इन अ डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर ग्रोथ इन जीडीपी इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू मोर जॉब्स एंड मोर इनकम्स, तो आम इंसान जो है वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। लुक एट व्हाट वी आर सीइंग इन श्रीलंका, है ना। तो अब ये बात तो चलो अंबेडकर जी ने भी कही थी, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। चलो ये भी नहीं कह सकते कि आज के टाइम पे सारे के सारे इतनी एक ही सैलरी अर्न करें, है ना, कि सारे के सारे जितना गौतम अदानी कमा रहे हैं, जितना गौतम अदानी कमा रहे हैं, जितना मुकेश अंबानी कमा रहे हैं, कि सारे के सारे करोड़पति बन जाए, वो चीज़ भी नहीं हो सकती है, वो बहुत यूटोपियन ख्यालात हो जाता है। बट हम कहते हैं ना कि साइज ऑफ द पाई बढ़ रहा है ना, लेकिन साइज ऑफ द पाई बढ़ रहा है, लेकिन उसको खा कितना लोग रहे हैं, है ना। तो खाने वाले लोग भी तो कुछ ही हैं, चंद ही लोग हैं, इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा होगा, साइज ऑफ द पाई बढ़ रहा होगा, लेकिन क्या वो साइज ऑफ द पाई बढ़ने से क्या वो सब में इक्वली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, है ना, क्योंकि कुछ ही लोग हैं, इनइक्वालिटी डेटा भी हमारे सामने आता है। तो क्लियरली ये जो जीडीपी ग्रोथ है, बात सही मायने में सोसाइटल वेलबींग की रिफ्लेक्ट नहीं करी। तो श्रीलंका की बात करें, चलो श्रीलंका की क्राइसिस को लेकर बहुत सारी बातें हमने पहले भी करी हैं, है ना। अब चलो श्रीलंका के जो क्राइसिस की बुनियाद है वो 2019 से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि रातों रात पैंडेमिक आया और श्रीलंका का जो इकॉनमी थी डूब गई थी। बहुत ज़्यादा उसमें जो क्रेडिट है अनफॉर्चुनेटली वो राजपक्सा भाइयों को भी जाता है, जो राजपक्सा भाइयों की जो ऐसी एम्बिशियस और मोहम्मद बिन तुगलक टाइप जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। बहरहाल श्रीलंका प्रोड्यूस 2 लाख जॉब्स फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन द 90s डेकेड। अब ये दिस रिड्यूस टू 90,000 बाय 2020। अब इकोनॉमिक जो मिसमैनेजमेंट है और जो पॉलिटिकल ये जो क्राइसिस हम देख रहे हैं श्रीलंका में, कि चलो प्रेसिडेंट भागे हुए हैं ना, लोग सड़कों पे आके गो गोता गो के नारे लगा रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे साथ के साथ एक और चीज़ श्रीलंका में देखिए, टूरिज्म सेक्टर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फाइन, पैंडेमिक के कारण टूरिज्म सेक्टर को थोड़ा हॉल्ट मिला, लेकिन क्लियरली यहाँ पे एक और बात सामने रिफ्लेक्ट करती है कि ये जो डिवाइड है बिटवीन द जीडीपी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर द एवरेज पर्सन, तो लोग सड़कों पे उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब ये सिर्फ श्रीलंका में नहीं है, चलो अमेरिका में भी देखिए, अमेरिका में भी महंगाई बहुत ज्यादा है। अभी पीछे डेटा आया था जून में 9.1%। अमेरिका में भी बहुत सारे जो लोग हैं जो बाइडेन से खुश नहीं है, मिड टर्म इलेक्शंस भी अभी पास में है, ठीक है। तो ज्यादा जॉब्स अमेरिका में भी क्रिएट नहीं हो रही हैं। चाइना की बात करें, चाइना ने बहुत देखी प्रोस्पेरिटी देखी है 2008 के बाद, जब ग्लोबल रिसेशन आया था तो चाइना का बहुत ज्यादा राइज देखा था हमने ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेज पे। जो चाइना इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग 1/3 द नंबर ऑफ न्यू जॉब्स टुडे दैन व्हाट इट डिड 30 years बैक। नाउ अब जीडीपी का एक ग्लैमर क्वेश्चन तो रहता है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अभी भी एम्फोसाइज करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ इंडिया को भी कहते हैं कि 15%, यू नो, we need to consistently have 15% GDP growth for the next 10 years to become the largest economy. वर्ल्ड बैंक, IMF इस तरह का डेटा बार बार निकालते रहते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है ना, दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन व्हाट इफ जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, जीडीपी ग्रोथ के बावजूद भी वो ज्यादा जॉब्स और प्रोस्पेरिटी लोगों के लिए नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, और सिविल अनरेस्ट बढ़ रहा है, लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ का तो कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए, ये जो अब डिसएंचांटमेंट की बात करें, लोगों की नाखुशी की बात करें कि भाई इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन हमको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये जो नाखुशी है ये आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है। तो क्लियरली जीडीपी का कहना है सोल यार्डस्टिक है, वो सोसाइटल वेलबींग को मेजर कर सकता है। दैट ऑब्वियसली दैट इज अ मिथ कि जीडीपी कैन नॉट एक्चुअली मेजर द सोसाइटल वेलबींग। चलिए, तो अगला आर्टिकल जो है ये लिखा है विपिन सोंदी जी ने, ये चेयरमैन है CII के नेशनल मिशन ऑन टेक्नोलॉजी के, सपोर्टिंग इंडिया टेक ग्रोथ। तो यहाँ पे ये एक नेशनल क्वाड रिसर्च फ्रेमवर्क की बात करते हैं। नो क्वाड मतलब यहाँ पे इस आर्टिकल में जो आप पढ़ेंगे, नॉट द क्वाड ऑफ इंडो पैसिफिक, लेकिन यहाँ पे क्वाड का क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव है क्वाड का, तो कौन से ऐसे 4 पिलर्स हैं जो कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को और ड्राइव कर सकते हैं। चलो, हमने 90s में देखा, हम अगर IT सेक्टर की बात करें, सो वी हैव सीन अ ह्यूज ग्रोथ इन द लास्ट 20-25 ईयर्स। IT सेक्टर लेड ग्रोथ, हम सर्विसेज सेक्टर लेड ग्रोथ हमने बहुत ज़्यादा देखा है पिछले 20-25 सालों में, ठीक है। और अभी आज के टाइम पे हमको वर्ल्ड लीडर भी माना जाता है, एंड डेफिनेटली एनी कंट्री दैट एम्स अ ग्लोबल लीडरशिप, कल को हमने लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है, डेवलप्ड इकॉनमी बनना है, तो वी नीड टू हैव सिग्निफिकेंट लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बदल रही है ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई बात हमको सुनने को मिलती है, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है, तो अपने आप को अपग्रेड रखना बहुत ज़रूरी है। और आज के ऐसे तनाव के माहौल में, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, डिस्टर्ब्ड जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, तो आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत स्ट्रेस अपॉन किया जाता है, सेल्फ रिलायंस के ऊपर बहुत स्ट्रेस अपॉन किया जाता है। सेल्फ रिलायंस इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। नाउ वी ऑलरेडी हैव अ लीडरशिप पोजीशन इन डिजिटाइजेशन, तो हम डिजिटल इंडिया की बात पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। ठीक है, फिनटेक सेक्टर हो, गवर्नेंस की बात करें, ई गवर्नेंस है, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज है, हेल्थ सेक्टर है, तो डिजिटाइजेशन की तो बात हर जगह आ जाती है। लेकिन जहां पे R&D की बात आती है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो काफ़ी कम है। तो पिछले 40 सालों में, पिछले 4 डिकेड्स में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है R&D में, दैट इज 0.7% एज अ प्रोपोर्शनली टू GDP। दिस इज मच लोअर। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो ग्लोबल एवरेज जो है एज अ प्रोपोर्शनली टू GDP दैट इज अराउंड अबाउट 1.5% फॉर द टॉप 10 इकोनॉमीज। तो बहुत बार ये न्यूज़पेपर्स में बात पढ़ते हैं कि जैसे कोरिया है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, वियतनाम है, कि भी वहाँ पे जो इमर्जिंग जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्नेस होती हैं, बिकॉज वहाँ पे R&D में बहुत इन्वेस्ट किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं, तो R&D का जो बजट है वो डेफिनेटली हमको बहुत बढ़ाना पड़ेगा आने वाले टाइम में। अच्छा, ये बात भी अब ध्यान से नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमारा जो रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो कौन निकालता है? विपो, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाता है, बहुत ईजी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो इंडेक्सेस के ऊपर होते हैं, तो आपको ये याद रहे कि विपो निकालता है, हमारा रैंक 46 आया है। तो चलो, वेल इनफ, फेयर इनफ, बट दिस इंप्लाइज दैट आवर कंट्री नीड्स टू अग्रेसिवली वर्क अपॉन इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स R&D। ठीक है, अगर हमने टॉप 20 देशों में आना है, टॉप 20 देशों में इनोवेशन के मामले में आना है बाय 2030, ठीक है, 2030 भी बहुत दूर नहीं है, 8 साल ही रह चुके हैं, है ना, 7 साल ही रह गए, चलो 2022 भी खत्म होने वाला है। तो इसके चलते हमको जो अपना गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट है एज अ प्रोपोर्शनल ऑफ GDP, 4% ऑफ GDP का हमको टारगेट रखना पड़ेगा टुवर्ड्स R&D। और अगर हम इंटरिम गोल की बात करें तो इंटरिम गोल एटलीस्ट बाय 2030 हम ये इंश्योर करें दैट एटलीस्ट 2.5%, 2.5% ऑफ GDP हम R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो कितना बजट है? $48 बिलियन पर एनम का है। सो वी आर द 7th हाईएस्ट स्पेंडर ऑन R&D। लेकिन उसके आउटकम्स क्या हैं? सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हम कैसे एड्रेस कर पा रहे हैं अगर इतना हम खर्चा कर भी रहे हैं, है ना? तो वो बात आती है कि लोगों को फायदा होना चाहिए ना R&D का, है ना? अगर नई डिस्कवरी हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, कोई नई दवाई बना रहे हैं, वट एवर इट इज, तो उसका लोगों को फायदा होना चाहिए ना। अब यहाँ पे नेशनल रिसर्च क्वाड की बात आती है। अब ये क्वाड अगेन इंडो पैसिफिक वाला क्वाड नहीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान वाला, वो यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि चाइना, यहाँ पे कोई चाइना का एंगल नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 की स्टेक होल्डर्स हैं टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में, वो कौन से हैं? एक तो हमारी इंडस्ट्री, एक हमारा अकेडमिया, एक हम अकेडमी में यानी कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आ गए, एक आपकी R&D लैब्स होगी और एक आपका स्टार्टअप्स हो गया। स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया गया है पिछले 8 सालों में। स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम है, हम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो बहुत एफिशिएंट इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, चाहे वो एडुटेक सेक्टर है, चाहे वो फिनटेक सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, है ना? तो अब बहुत सारे स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं। कल हमने स्पेस की भी बात करी थी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को स्पेस सेक्टर में भी इंकरेज किया जाएगा, तो स्पेस सेक्टर में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो लेकिन अगेन इसके लिए सरकार की सपोर्ट बहुत जरूरी है ना? ये चारों यार्डस्टिक्स में, इंडस्ट्री हो, अकेडमिया हो, R&D लैब्स हो, स्टार्टअप्स हो, यहाँ पे सरकार का योगदान बहुत जरूरी है, स्पेशली जहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की जहाँ पे बात आती है। ठीक है, तो अब जो भी हमने डिस्कवरी करनी है, जो भी हमने R&D करनी है, वंस अगेन आई विल रिपीट कि उसका फायदा तभी है अगर उसके बेनिफिट सोसाइटी को है, लोगों को है। ठीक है, रोल ऑफ हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात करें, है ना? तो अब देखिए हमने लगभग 24,000 नए PhDs डॉक्टरेट्स 2020 में ऐड करें हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम बात करें IPR की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात करें तो IPR अवेयरनेस हमारे देश में बहुत कम था, है ना? उसके चलते हमने सीपम डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करा है। सीपम यानी कि सेल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना? अब इसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं अब उनको नहीं पता IPRs के बारे, लेकिन अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है 2022 का, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नंबर ऑफ डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग है दैट हैज सरपास्ड, ठीक है, दैट हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड्स एंड दैट हैज सरपास्ड द नंबर ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग एज वेल। ठीक है, तो आप कुछ डिस्कवरी कर रहे हैं, कुछ आप चाहे वो कोई दवाई है, कोई वैक्सीन है, वट एवर इट माइट बी, या कोई नई टेक्नोलॉजी है, कोई नया सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आप पेटेंट फाइल करें। अगर आपको पता हो कि पेटेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है तो IPR अवेयरनेस प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ना, साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात आती है, तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी प्रोग्रेस हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कर रही हैं। लेकिन चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं? चैलेंजेस आते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, इतने सारे हम नए PhDs ऐड कर रहे हैं,
हमारे यहाँ पे कमी नहीं है टैलेंट की, हमारे यहाँ पे बहुत टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। चलो हर कोई IIM या IIT जितना रेलेवेंट नहीं होता, हर कोई, हम नहीं कह सकते कि हर एक कॉलेज, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मशरूम कर रहे हैं ना, बीटेक के नाम पे, बहुत MBA के नाम पे, बहुत सारे कॉलेजेस हर 10 किलोमीटर के बाद, हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में कोई ना कोई नया कॉलेज इमर्ज हो रहा है। तो लेकिन अगेन यहाँ पे फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आ जाती है कि कॉलेज तो आप जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आप जा रहे हैं, लेकिन कैसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल रही है, और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वो आपको जॉब दिला सकता है आने वाले टाइम में, इंडस्ट्री का कितना ज़्यादा लिंक है अकेडमिया के साथ, यानी कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के लिंकेजेस की बात होती है। तो यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे पढ़ने जाते हैं और अगर उनको पुरानी बातें पढ़ाई जा रही हैं, तो लेकिन आज के टाइम पे नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, अब इस चीज़ के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं दिया जा रहा, आपको कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो लिंकेजेस जो है वो मिसिंग है बिटवीन द एकेडमिक्स एंड द इंडस्ट्री। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच द एकेडमिक्स विच द यूनिवर्सिटीज हैव टू एड्रेस। नाउ R&D लैब्स की बात करें तो अटल टिंकरिंग लैब्स है, अटल इनोवेशन मिशन आ जाता है, R&D को हम थोड़ा अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो हमारे जो पब्लिकली फंडेड R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, दिस अकाउंट्स फॉर ओवर 50% ऑफ द नेशनल R&D स्पेंडिंग, ठीक है। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर होम टू नॉलेज क्रिएशन, और कैसे जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आउटकम जो है एज फार एज द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर कंसर्न इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब इसको सिग्निफिकेंटली और सीमलेसली कोलैबोरेट करना पड़ेगा विद द अदर 3 पिलर्स ऑफ द क्वाड। तो क्वाड के बाकी 3 पिलर्स कौन से हैं? R&D लैब्स के अलावा स्टार्टअप्स आ जाता है, इंडस्ट्री आ जाता है, और अकेडमी आ जाता है, ठीक है। तो एक होलिस्टिक सिनर्जी की यहाँ पे बात आती है। फिर इंडस्ट्री की हम बात करें, रोल ऑफ इंडस्ट्री की। अब इंडियन इंडस्ट्री जो है, दिस इज द बैकबोन of the fastest growing large economy in the world. We are the fastest growing large economy in the world. की कंसर्न क्या है? चलो इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर है, IT एक्सपोर्ट्स भी हमने बहुत देखे हैं, ठीक है, टैलेंट की कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। सर्विस सेक्टर्स में शायद इतनी ग्रोथ चाइना ने देखी होगी जितनी ग्रोथ इंडिया ने देखी है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर में हम बादशाह हैं, हम लीडर्स हैं, लेकिन की कंसर्न यहाँ पे क्या है? R&D का जो कंट्रीब्यूशन है बाय द प्राइवेट सेक्टर वो काफ़ी कम है, ठीक है। अगर इन कंट्रास्ट टू ग्लोबल अगर हम बात करें इंडिया में, तो R&D कंट्रीब्यूशन बाय द प्राइवेट सेक्टर इज लेस देन 40% ऑफ द नेशनल GDP। ग्लोबल एवरेज की बात करें दैट इज ओवर 70%, स्पेशली इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए कि वो स्केल अप करे अपना जो बजट है एज फार एज इन्वेस्टिंग इन R&D इज कंसर्न, एंड ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल। दिस हैज टू बी दिस नीड्स टू बी बैक्ड बाय गुड गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल, ठीक है। बिकॉज देखिए अगेन वही बात आती है कि प्राइवेट सेक्टर 2 पैसे तभी खर्च करेगा अगर सरकार 4 पैसे खर्च करने को तैयार है ना। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को लेकर एक आर्टिकल भी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था। तो स्टार्टअप्स की बात करें तो जैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, है ना, फिनटेक सेक्टर है, तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आज के टाइम पे इमर्ज कर रहे हैं। एडुटेक सेक्टर है, बहुत सारे स्टार्टअप्स इमर्ज कर रहे हैं। जॉब क्रिएशन पे एम्फसाइज किया जा रहा है। इस तरह का इकोसिस्टम है ना, कि भाई आज के टाइम पे लोग नहीं कहते हैं कि जी हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नया काम करते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, कुछ स्टार्टअप अपना खोलते हैं। अब ऑब्वियसली स्टार्टअप का इकोसिस्टम क्रिएट करने में यहाँ पे डिजिटाइजेशन के ऊपर भी फोकस बहुत आता है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम फ्लरिश करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब स्टार्टअप हो रहा है, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इमर्जिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं लोगों की वो एड्रेस करेंगे, वो सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। तो स्टार्टअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज। तो अगेन यहाँ पे बात आ रही है, लेकिन अगेन दे आर फेसिंग चैलेंजेस एज फार एज द टर्म्स ऑफ लैक ऑफ मार्केट एक्सेसिबिलिटी इज कंसर्न। तो इस करके जो सपोर्ट है फ्रॉम दी अदर मेंबर्स ऑफ द क्वाड, वंस अगेन आई रिपीट कि आप यहाँ पे क्वाड पढ़ रहे हैं तो प्लीज इंडो पैसिफिक वाले क्वाड में मत चले जाना। यहाँ पे जो अदर मेंबर्स ऑफ द क्वाड है वो कौन से हैं? R&D लैब्स हो गया, अकेडमिया हो गया, और आपका रोल ऑफ इंडस्ट्री हो गया। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, अकेडमिया एंड R&D लैब्स, ये 4 पिलर्स हैं ऑफ दिस न्यू रिसर्च क्वाड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इनोवेशन को प्रमोट करना फ्रॉम दी अकेडमिया, R&D को बढ़ाना, ये इंटेग्रल पार्ट है कि स्टार्टअप्स को कैसे और ज्यादा इंपेटस मिल सकता है, कैसे और ज्यादा बूस्ट मिल सकता है, और कैसे स्टार्टअप्स और लेवरेज उठा सकते हैं फ्रॉम दिस फ्लरिशिंग इकोसिस्टम। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे अगेन जेनरिक बातें, नेशनल क्वाड रिसर्च प्रोग्राम जो है दिस मस्ट बी लॉन्च विद इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय इंडस्ट्री एंड अकेडमिया एंड द R&D लैब्स, ठीक है। तो एट द सेम टाइम वी नीड टू एड्रेस द इंडस्ट्रीज। अभी हमने बात करी ना कि अकेडमिया का जो एक ड्रॉबैक है, जो अकेडमिक्स की हम ड्रॉबैक की बात करें, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की ड्रॉबैक की बात करें कि इंडस्ट्री सेंट्रिक इशूज को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, और जो सोशली रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं वो भी निगलेक्टेड हो रही हैं इसी के कारण, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये जो 4 पिलर्स हैं इनको ज्यादा सिनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अगेन आने वाले टाइम में इंडस्ट्री एंड अकेडमिया दे मस्ट वर्क इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि कैसे R&D को और बूस्ट किया जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे बूस्ट किया जा सकता है।
बिकॉज R&D को बूस्ट करने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो इंडस्ट्री के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हो, ठीक है, जितना हम पैसा लगाएंगे R&D में उतना ही बेटर है, उतना ही हमारी सोसाइटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। अगेन यहाँ पे बात ये आ जाती है वो जो GDP ग्रोथ की, तो GDP ग्रोथ इज नॉट गारंटिंग सोसाइटल वेलबींग। मोर R&D होगा, मोर डिस्कवरी होगी, मोर इनोवेशन होगा, नई चीज़ें हम बनाएंगे, नई चीज़ें जो कि सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, सोसाइटी को हेल्प करेंगी, उससे सोसाइटल वेलबींग भी मेजर हो सकती है। तो आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो है यूएस की जो रीओरिएंटेशन है इन्वेस्ट एशिया। रिसेंटली देखिए, अभी जुलाई की बात करें, 14 जुलाई को फर्स्ट वर्चुअल समिट हुआ था I2U2, है ना। तो अभी जो बाइडन है वो भी वेस्ट एशिया के दौरे पे भी गए थे, सऊदी भी गए थे, है ना, बहुत सारे उन्होंने लीडर्स से बातचीत करी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल लीडर्स के साथ भी उनकी समिट हुआ था। अब देखिए, अब बात करें, देखिए जो बाइडन इलेक्शन में आने से पहले, इलेक्शन जीतने से पहले तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी, है ना। उन्होंने कहा था कि सऊदी के साथ में अपने टाइज सवेयर कर देंगे, सऊदी को बिल्कुल इररिलेवेंट बना देंगे। अपेरेंटली एक जर्नलिस्ट हैं, सऊदी बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, जमाल कशोगी की अगर हम बात करें, तो अपेरेंटली CIA का ये कहना था कि ही वॉज किल्ड बाय द सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अपेरेंटली जो जमाल कशोगी की जो हत्या 2018 में करी गई थी, वो हत्या करी गई थी इस्तांबुल में, यानी कि टर्की में जो सऊदी कंसुलेट है। अब इस बात को जो बाइडन ने भी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में। तो वो रिटोरिक था कि जी सऊदी के साथ अपने टाइज को हम बंद कर देंगे भाई, अब तो हमारे पास शेल गैस रिकवरी है, शेल गैस डिस्कवरी हुई है, हमको ऑयल के लिए डिपेंडेंसी नहीं दिखानी पड़ेगी वेस्ट एशियन रीजन में, गल्फ मोनार्कीज में। तो अब हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चार्टर करेंगे, अफगानिस्तान में हमारा कुछ लेना देना नहीं होगा, इराक में, सीरिया में, लिबिया में कुछ हमारा लेना देना नहीं होगा, कि भाई हम एक नई ओरिएंटेशन अपनी फॉरेन पॉलिसी में लेके आएंगे, चाइना हमारा चैलेंज है, इंडो पैसिफिक हमारा कंसर्न है, ये सब बातें, है ना। लेकिन ये सब बातें तो उन्होंने कह दी। आज के टाइम पे देखिए, जो जियोपॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है, जो तनाव बना हुआ है रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते, यू कैनॉट इग्नोर दिस रीजन, यू कैनॉट इग्नोर द वेस्ट एशियन रीजन। नाउ यू माइट लाइक देयर आइडियोलॉजी, यू माइट हेट देयर आइडियोलॉजी, बट यू कैनॉट इग्नोर दिस रीजन ऑफ वेस्ट एशिया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत क्रिटिकल एनर्जी नीड्स के लिए बहुत सारे देश इस रीजन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, ग्लोबल फूड क्राइसिस की बात करें, एनर्जी सिचुएशन की बात करें, है ना, अब यूरोपियन यूनियन देश हैं, अब उनको इस बात की चिंता है कि आने वाले टाइम में देखिए ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, गैस के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक तो ऑयल और गैस रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। अब रशिया कह रहा है कि भाई जितना मर्जी आप मुझ पे सैंक्शन लगाते रहो, मुझ पे आप सैंक्शन पे सैंक्शन लगाते रहोगे तो कोई बात नहीं, उतना ही जो सप्लाई है गैस की और ऑयल की मैं कट करता रहूँगा, क्योंकि आपने और जाना कहाँ था, आप तो मुझ पर ही डिपेंडेंट थे, ठीक है। जो बाइडन ने कह तो दिया था बहुत, ऐसे उन्होंने बोल दिया बड़ा कॉन्फिडेंटली कि भी कोई नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन नहीं बचेगी अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है। और उन्होंने ये भी बोला था कि आई विल इंश्योर कि यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नहीं इंपोर्ट करेंगे गैस को या ऑयल को फ्रॉम रशिया। पर और कहाँ से करेंगे फिर वो, है ना, और ऑल्टरनेटिव क्या है। अब आज रातों रातों टर्मिनल नहीं कोई खड़ा हो जाएगा कि अमेरिका से सारा, चलो अमेरिका के पास भी ऑयल है, अमेरिका के पास भी गैस है, लेकिन टाइम लगता है ना। अब नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कोई एक दिन में तो नहीं बन गई थी ना, कोई 24 घंटे में तो नहीं बन गई थी। अब आपको उस तरह की फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, UAE है, सऊदी है, कि वो इंपोर्ट करें ऑयल को, वो एक्सपोर्ट करें ऑयल और गैस को टू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज या अमेरिका करे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब अगेन उस टाइम पे इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे तो बहुत बुरी बातें बोली अगेन सऊदी, लेकिन अब जरूरत पड़ रही है उसकी, अब फिर से सऊदी के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है, फिर से अपनी जो पॉलिसी है रीओरिएंट करनी पड़ रही है टुवर्ड्स वेस्ट एशिया, है ना। आमतौर पर देखा है कि हर एक US प्रेसिडेंट, ठीक है, उनकी कहीं ना कहीं देखिए जो मित्रता है, जो रिलेशन है वेस्ट एशियन देशों के साथ, वो अच्छा रहा है। ऑल्दो अमेरिका की पुरानी आदत है कि वेस्ट एशियन रीजन में इंटरफेयर भी करना है ना, पपेट रिजीम्स वहां पे सेट करने हैं, वो बात थोड़ी डिस्टेंस कर दी, वो बात जो बाइडेन ने नहीं करी। जो बाइडेन ने कहा कि भाई मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, बट नाउ दिस रशिया यूक्रेन वॉर जिसके चलते भी वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस में, बहुत जरूरी है कि अमेरिका इंगेज करे वेस्ट एशियन रीजन के साथ। नाउ रीसेटिंग द टाइज विद सऊदी, ठीक है। तो चलो ये हमने बात अभी डिस्कस करी, जो हम जमाल कशोगी की बात करें, ये जो कंट्रोवर्सी थी कि CIA ने कहा कि जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इसको मरवाया है, उन्होंने इसको असैसिनेट करवाया है। इसके चलते जो बाइडेन ने भी बहुत इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी सारी बातें बोली अगेंस्ट द सऊदी क्राउन प्रिंस एंड अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। लेकिन डिस्पाइट द पास्ट रिटोरिक नाउ USA नीड्स सऊदी। वाई? पहली बात तो देखिए, अगर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, अब क्या है कि ऑयल का अगर अभी ऑयल का डिमांड बहुत है लेकिन जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। अगर ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि अगर ऑयल का सप्लाई बढ़ेगा, तो डेफिनेटली प्राइसेस विल कूल डाउन। अभी अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, अमेरिका में इन्फ्लेशन भी बहुत है, लोग बहुत नाखुश हैं जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी से, है ना। अब अगर तेल के दामों को चेक करना है तो ऑब्वियसली अमेरिका भी क्या चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है सऊदी, जो कि देखिए ग्लोबल लीडर है ऑयल प्रोडक्शन में, तो कैसे सऊदी जो है वो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। अगर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डेफिनेटली दैट विल कूल डाउन द ऑयल प्राइसेस। लेकिन इस बात का बहुत ठंडा जवाब दिया, अगर हम सऊदी क्राउन प्रिंस की बात करें, मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने इतना ज़्यादा कोई इस बात को लेकर कोई सहमति नहीं दिखाई है, बहुत अभी ठंडा रिस्पॉन्स दिया जो बाइडेन के इस प्रस्ताव को लेकर।
लेकिन बातें करेगी जो बायलेटरल समिट था 5G टेक्नोलॉजीज को लेके, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को लेके, ये सब बातें करेगी। और साथ के साथ जो बाइडेन ये भी चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया थोड़ा सपोर्ट करे जो अमेरिका का ये जो एम्बिशियस प्लान है। ये जो G7 समिट में भी एक नई प्लान अनाउंस करा गया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, विच इज अपेरेंटली अ काउंटर टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो PGII के चलते ये बात को एम्फोसाइज करा गया कि $600 बिलियन हम मोबिलाइज करेंगे और कैसे डेवलपिंग देशों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम काउंटर कर सकते हैं ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। पर ये अब कितना सक्सेसफुल रहेगा, बिकॉज देखिए पिछले साल भी कॉर्नवॉल समिट हुआ था G7 का 2021 में, तो वहां पे बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड, B3W, एज अ काउंटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस करा था, लेकिन वो अभी कुछ कहीं काम तो नहीं आया है ना, वो इतना कुछ ज़्यादा हमने उसके बारे में सुना भी नहीं है पिछले एक साल में। लेकिन अगेन जो बाइडेन चाहते हैं कि सऊदी जो है वो इस प्लान में अमेरिका का सपोर्ट करे। तो दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं ये जो विजिट था जो बाइडेन का टू दिस रीजन। एक तो है जो कंसेंसस है टू सस्टेन द UN मीडिएटेड ट्रूस इन येमेन, तो ये पिछले 5 महीनों से ट्रूस बना हुआ है। और दूसरी बात जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है बिटवीन सऊदी एंड इजराइल। नाउ हमको पता है कि 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन करे गए थे। अब अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के चलते यूएई और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन करे गए थे, डोनाल्ड ट्रंप तब प्रेसिडेंट थे। तो इजराइल लेकिन अब चाह रहा है कि सऊदी के साथ भी इस तरह के अब्राहम अकॉर्ड साइन करे जाएं, ठीक है, लेकिन सऊदी अभी थोड़ा रेजिस्टेंट है। बट बहरहाल क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो रही है बहुत सारी गल्फ कंट्रीज की विद इजराइल, जो कि अपेरेंटली उनके साथ जो इजराइल के जो रिलेशन थे विद द गल्फ कंट्रीज इतने अच्छे नहीं थे बिकॉज ऑफ द पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। बट नाउ मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज दे आर बिकमिंग मोर क्लोजर टू इजराइल, दे आर हैविंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल, एम्बेसीज खुल रही हैं। यूएई और इजराइल के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के चलते हो गई थी। तो अभी सऊदी ने भी जो अपना एयर स्पेस सेक्टर है वो खोला है कि भी जो कनेक्टिविटी है बिटवीन सऊदी एंड इजराइल तो वो और बढ़ेगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, खास करके अब बिकॉज अमेरिका बहुत ज़्यादा भी फोकस कर रहा है, ये जो वेस्ट एशियन क्वाड की यहाँ पे बात आ रही है, जो रीजनल ग्रुपिंग की बात आ रही है वेस्ट एशियन रीजन में, है ना। तो अमेरिका चाहता है कि जो वेस्ट एशियन जो ग्रुपिंग है, सो कॉल्ड वेस्ट एशियन क्वाड है, कि कैसे चाइना को, ईरान को, रशिया को कंटेन किया जा सकता है, इनका जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इस करके यहाँ पे आने वाले टाइम में अमेरिका चाहेगा कि सऊदी भी इस पर्टिकुलर रीजनल ग्रुपिंग को ज्वाइन करें। सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट एज फार एज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्लाइट कनेक्टिविटी बिटवीन सऊदी एंड इजराइल इज कंसर्न। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ अमेरिका एंड इजराइल। अब यहाँ पे बात करते हैं नेगेव फोरम की। तो नेगेव एक डेजर्ट है सदर्न इजराइल में, तो नेगेव फोरम, नेगेव समिट हुआ था, ये कब हुआ था, 27-28 मार्च को हुआ था इजराइल में। तो इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर उस टाइम के, अभी ये प्रधानमंत्री इजराइल के यार लपीद, तो उस टाइम पे ये फॉरेन मिनिस्टर थे, और उस टाइम पे यानी कि आज से 3 महीने पहले इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे नफ्ताली बेनेट थे। अभी यार लपीड जो हैं वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल एक समिट हुआ था नेगेव में, जहां पे बहरीन, इजिप्ट, मोरक्को, यूएई और साथ में अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको बुलाया गया था। मेन यहाँ पे बात क्या करेगी, ये जो मेन कन्वर्जेंस इन सब देशों में था, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं और साथ में अमेरिका एंड इजराइल, तो यहाँ पे मेन फोकस था कि कैसे ईरान के जो एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैसे रोक लगाया जा सकता है, और कैसे एक ऐसा अलायंस बनाया जा सकता है विच इज डिजाइंड अगेंस्ट ईरान। अब लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल है इजराइल का और इवन अमेरिका का, वो ये है कि इस पर्टिकुलर अलायंस में, इस पर्टिकुलर कोलिशन में सऊदी भी जुड़ जाए, सऊदी भी आ जाए। हो भी सकता है बिकॉज अगेन सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट के कारण सऊदी और ईरान के भी अच्छे संबंध नहीं हैं। लेकिन अब अगेन दैट डिपेंड्स, बिकॉज सऊदी के क्राउन प्रिंस की बात करें तो वो काफी नाराज भी हैं जो बाइडेन से, बिकॉज जो बाइडेन ने बहुत ज्यादा बातें उनको सुनाई थी इलेक्शन कैंपेन में। बट डेफिनेटली इजराइल वुड वांट इन द लॉन्गर टर्म कि सऊदी बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस व्हिच इज टारगेटेड अगेंस्ट ईरान। अब एनर्जी सिचुएशन की बात करें तो देखिए दोस्तों, बहुत अभी ग्रेव क्राइसिस हो सकता है यूरोप के लिए, है ना। अब चलो यूरोप ने तो टारगेट सेट कर दिया कि भाई दिसंबर 5, 2022 तक हमने डेडलाइन सेट कर दी कि भाई किसी भी किस्म का रशिया से कोई ऑयल नहीं आएगा, कोई शिपमेंट ऑफ ऑयल हम नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे। तो रशिया कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 5 दिसंबर की वेट क्या करते हो, मैं आज से ही आपके जो ऑयल और गैस सप्लाई जो आप मुझसे ले रहे थे मैं आज से ही कट कर देता हूँ, ठीक है। बोलो जो बाइडेन को कि आज कोई टर्मिनल खड़ा करे वहाँ पे कि आप वहाँ से गैस और ऑयल मंगवा सकते हैं। अब आने वाले टाइम में आगे विंटर्स आएंगी, है ना, और विंटर्स यूरोप में काफ़ी सवेर होती हैं, काफ़ी हार्श होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गैस की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, गाड़ियाँ चलानी है, हीटर्स चलाने हैं, तो उसके लिए गैस की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रहेगी। अब एनर्जी सप्लाईज की बात करें, उसके दाम की बात करें, महंगाई की बात करें, बहुत बढ़ रहे हैं। तो लेकिन अब कहाँ से आएगा ये सब, कहाँ से आएगा, ऑयल और गैस सप्लाईज कहाँ से सिक्योर करोगे।
तो लेकिन अमेरिका ने क्या कहा था, अमेरिका ने कहा था कि कोई बात नहीं, रुको ठहरो, मैं आपके साथ हूँ, कि भाई यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को कहा था कि कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा यूएई के साथ, सऊदी के साथ, हम कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे प्रोग्राम। चलो यूरोपियन यूनियन देशों ने बोला कि भाई आने वाले 5 सालों में 2026-27 तक हम गैस ऑयल बिल्कुल डिपेंडेंसी जीरो कर देंगे रशिया के ऊपर। तो रशिया कह रहा है कि आप उसकी वेट क्यों कर रहे हो, आप 5 दिसंबर 2022 की भी क्यों वेट करते हो, मैं आज से ही जो अपनी सप्लाईज आपको मैं भेज रहा था वो आज से कट करनी शुरू कर देता हूं, अब बताओ आप कहां पे जाओगे, है ना। तो अब अगेन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका में, मिड टर्म इलेक्शंस अभी होना, महंगाई की बात हम करें, ऑयल और गैस प्राइसेस अगर जो बढ़ रहे हैं उसकी हम बात करें, और एक ऑल्टरनेटिव की बात करें कि यूरोपियन यूनियन देश है वो और कहां से सप्लाईज को सिक्योर कर सकते हैं। इन सब चैलेंजेस को लेके जो बाइडेन इस एजेंडा को लेके गए थे सऊदी, जो उनका अभी पीछे वेस्ट, जो अभी रिसेंटली जो उनका वेस्ट एशियन रीजन में विजिट रहा था, और सऊदी लीडर्स के साथ भी इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बातचीत उन्होंने करी थी। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी बातचीत करी, लेकिन कुछ सब्सटैंशियल रिजल्ट सामने नहीं आया। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जैसे कि आप जानते हैं एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, इसमें आपके 6 देश आ जाते हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड द यूएई। ठीक है, चलिए उसके बाद सीकिंग अ टू होल्ड, तो यहाँ पे देखिए इसी बहाने ये जो बाइडेन का दौरा था वेस्ट एशियन रीजन में, इसी बहाने पहली वर्चुअल मीटिंग हुई I2U2, यानी कि इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, है ना। इसको अब वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। नाउ अब क्रिटिक्स कहते हैं इसको लेके हमने एक फ्यू मिनट्स भी डिस्कस किया था, है ना, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं, सिनिक्स ये कहते हैं कि इट इज लाइक अ टॉकिंग शॉप, कि भाई यहाँ पे यूएस का एक मुद्दा है कि चाइना को कंटेन करना है, रशिया को करना है। नाउ दैट माइट नॉट बी द सेम, मतलब हमारे नेशनल इंटरेस्ट डिफर हो सकते हैं ना, मे बी यूएस का नेशनल इंटरेस्ट है कि रशिया को कंटेन करना है या ईरान को करना है, लेकिन हमारे लिए, इंडिया के लिए रशिया और ईरान हमारे दोस्त हैं। ठीक है, मे बी अब यूएस और इंडिया का यहाँ पे कन्वर्जेंस हो सकता है कि चाइना को कंटेन करना है, लेकिन अगेन इजराइल और यूएई के लिए चाइना बहुत अच्छा मित्र है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन है। लेकिन बियॉन्ड दैट यहाँ पे I2U2 में जो कंस्ट्रक्टिव बातें जो सामने आई हैं, ठीक है, कि कैसे हम फूड सिक्योरिटी के चैलेंज को, एनर्जी सिक्योरिटी के चैलेंज को मीट कर सकते हैं, जो 6 पिलर्स हैं, जो 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग के, वाटर है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेस हो गया, हेल्थ हो गया, और कैसे इन्वेस्टमेंट्स को हम मोबिलाइज कर सकते हैं इन तमाम सेक्टर्स में, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, या अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, डीकार्बनाइजेशन की बात करें, तो ये सब मुद्दों को लेकर बात करी गई है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये अमेरिका, ये स्ट्रेटेजिकली ये जो ग्रुपिंग है अमेरिका के कितने फेवर में आ सकता है, ये बात अभी टाइम बताएगा, बिकॉज यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कन्वर्जेंस नहीं है हर किसी के नेशनल इंटरेस्ट के। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करें, चलो वहां पे वी स्टैंड टू गेन अ लॉट from the American capital, from the Israeli capital, from the technologies which will be provided by America, by Israel, as far as these sectors are concerned, especially if we talk about the decarbonization sector, the renewable energy sector. But we can't say that यहाँ पे अमेरिका के जो खुद के जो मोटिव्स हैं, चाइना विज़ावी चाइना, रशिया, ईरान, कि वो यहाँ पे चारों के चारों देश सक्सेसफुली मीट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो कंक्लूजन की बात करें तो अमेरिका अपनी वेस्ट एशियन पॉलिसी को रीओरिएंट कर रहा है, चाहे वो रिलेशंस विद ईरान की बात करें, रीवर्क्ड JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, चाहे वो पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान था कि भाई हमारा जो हमारा फोकस है, जो हमारी अप्रोच है वो वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में नहीं रहने वाली है, अब हम इंडो पैसिफिक में फोकस करेंगे। ठीक है, नाउ अब चलो ये सब बातें जो बाइडेन ने इलेक्शन से पहले भी बहुत करी, लेकिन आज के टाइम पे जो रीसेटिंग ऑफ द टाइज है विद वेस्ट एशिया, दिस इज अ वेरी प्रूडेंट चॉइस, दिस इज अ वेरी वाइज चॉइस इन द एंड। अगर तो इफ दिस ट्रांसलेट्स इनटू डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट इन द यूएस, इफ दिस रीओरिएंटिंग ऑफ टाइज विद वेस्ट एशिया, इफ दिस हेल्प्स टू ब्रिंग डाउन द द कमोडिटी इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, जो वोलेटिलिटी अभी ऑयल प्राइसेस में है, इफ इट इज एबल टू सिक्योर सप्लाईज फॉर द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एज फार एज ऑयल एंड गैस इज कंसर्न, इफ दिस इज एबल टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन as far as the oil prices is concerned, that is a win-win situation for America and also for Joe Biden, which I repeat again, उसकी पॉपुलैरिटी काफी वीन डाउन कर रही है, और अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी बहुत नजदीक हैं। ठीक है, तो लेकिन अगेन आई विल रीट्रेट, सऊदी अरेबिया ने इस बात पे भी कमिटमेंट नहीं करी है कि हम ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, सऊदी अरेबिया ने ऐसी कोई बात पे भी एक्नॉलेज नहीं करा है। तो क्वेश्चन क्या है, जीडीपी ग्रोथ कैन बी मिसलीडिंग एंड डज नॉट फुली कैप्चर पीपल्स एस्पिरेशन, क्या आप इस बात से सहमत हैं? 150 वर्ड्स में आंसर करके बताइए, इसका बेस्ट आंसर कल शेयर करेंगे। ये हमारे आज के 3 इश्यूज थे दोस्तों। बाकी जाने से पहले क्विक एक एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों यदि आप हमारे PSIR कोर्सेज, प्रेरणा मैम PSIR पढ़ाते हैं, और अगर आप सोशियोलॉजी के कोर्सेज तो शेखर सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, यदि आप दोस्तों ये कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन बैच में हो, चाहे वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस बैच में हो, तो एक नया फीचर है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का, या अगर आप इसकी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जाते हैं, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट डिस्कस करे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शनल जैसे कि आप जानते हैं 500 नंबर का पूरा उसमें अगर हम मेंस की बात करें तो ऑप्शनल
500 मार्क्स का रहता है टोटल। तो बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रहता है हमारे मेंस के सिलेबस का, मेंस के कंपोनेंट का। तो यदि दोस्तों आपने इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी और जानकारी लेनी, यदि आप अपना अटेम्प्ट अगले साल लिखेंगे इस ऑप्शनल के साथ, आप ढूंढ रहे हैं कोई गाइडेंस, कुछ कोचिंग, ठीक है, तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके और असिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।